स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही है, संडे को आती है बट इस बार डिले हो गया है क्योंकि मैं संडे को अवेलेबल नहीं था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के वीकली अफेयर की वीडियो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते हैं। 14 to 15 क्वेश्चंस मैं हर वीक में डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @manu academy, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट द 30th ब्रिक्स समिट। ये जो ब्रिक्स आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं उनके फर्स्ट लेटर से मिलके बना है। बी का मतलब है आप सभी को पता है ब्राज़ील, आर मतलब होता है रशिया, आई मीन्स इंडिया, सी मतलब चाइना, साउथ, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब इनका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ब्रिक्स का सम्मेलन होता है हर साल बट इसका आउटपुट इसलिए नहीं निकलता है कुछ क्योंकि यहाँ पे राइवलरी बहुत है। आप सभी को पता है इंडिया चाइना की राइवलरी है। रशिया ऑलमोस्ट तो चाइना के सामने सरेंडर ही कर रखा है। ब्राज़ील भी अराउंड उसी के कैंप में होता है। साउथ अफ्रीका को भी हम कुछ नहीं कह सकते। आप देख ही रहे हो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अराउंड चाइना की कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं। तो इस तरीके से इंडिया और चाइना की यहाँ पर राइवलरी चलती है। तो इसका आउटपुट कुछ खास निकलता है नहीं। फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन होस्ट कर रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो कंट्री इसको होस्ट करती है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, इस समिट को चेयर्ड करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स समिट जो थी आपकी 30th ब्रिक्स समिट, उसको चेयर्ड किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका थीम क्या होता है। जब कोई ऐसी समिट होती है ना तो उसकी थीम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो आप देखो इसका थीम भी इंडिया ने चूज़ किया था और थीम कैसा लग रहा है, कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कॉन्सोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। मतलब इसका मतलब ये है कि हम पहले आपस में कोऑपरेशन कर लें, हमारा आपस में कंसेंसस बिल्ड हो जाए, इसके बाद हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। क्योंकि हम आपस में ही साथ नहीं आते हैं किसी भी मैटर पे। किसी भी मैटर पे ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं एक साथ खड़ा नहीं होते हैं। जैसे अफगानिस्तान का मैटर है, इंडिया कहता है डिस्कस करो, चाइना कहता है नहीं करना है, रसिया को पता है नहीं करना है, नहीं करना है, चाइना के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है। ब्राज़ील का भी कुछ ऐसा ही है। तो बहुत कुछ आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत इम्पैक्टफुल ग्रुप है बट है ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द नेम ऑफ द कमीशन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम। इसका नाम है ध्रुव। बेसिकली ध्रुव एक शिप है जो ट्रैक करती है बैलिस्टिक मिसाइल को। कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो इंडिया का स्पाइंग कर रहा हो उसको चेक करती है। और आप सभी को पता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर डिफेंस में डिस्कस किया जाता है कि चाइना ने बहुत सारी सबमरीन बिल्ड कर ली है और हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। और चाइना की सबमरीन नियर अबाउट हर जगह डॉक करती है और चारों तरफ से इंडिया को उन्होंने घेर रखा है। और कभी भी फाइट होती है तो शायद हमको सबमरीन से सबसे ज़्यादा डर है। तो इंडिया की जो ये शिप है ना, अब ये सबमरीन को भी डिटेक्ट कर लेगी, डिटेक्ट करके मैप कर देगी। और आपको डिस्ट्रॉय करना है तो डेफिनेटली उस पर आप हथियार छोड़ सकते हो। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। अब आप कहोगे कि कितना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये, दुनिया में कितना देशों के पास है ये। तो दुनिया में केवल कुछ चुनिंदे देश हैं जो यूएनएससी के मेंबर हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो यूएस, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 कंट्री हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और इन 5 कंट्री के बाद इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है। मतलब हम वो सैटेलाइट डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आसपास अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट फायर करता है, क्या करता है, टेस्ट फायर। बहुत सारी कंट्री होती हैं चोरी चोरी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट फायर करती हैं। अब तो जैसे कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, वहीं पे आपका ईरान है, नहीं पता है। बट अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो इंडिया के आसपास है, अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल और टेस्ट फायर करते हैं तो इंडिया उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अब आप सोचोगे कि कैसे ये डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे DRDO द्वारा डेवलप किया गया एक्टिव स्कैंड एरे रडार सिस्टम लगाया गया है जो बेसिकली स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करता है। कोई भी इस टाइप की मिसाइल लॉन्च किया जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ से रेडिएशन होगा, तो उन स्पेक्ट्रम को ये डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोई टेस्ट फायर हुआ है। और स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है न्यूक्लियर वेपन अगर कहीं पे टेस्ट फायर हो रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, कोई सैटेलाइट जो हमारी स्पाइंग कर रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए, और सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए यहाँ पे वो डाटा मैंने जो बताया आपको मेंशन कर दिया गया है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको डेवलप किसने किया है, आपसे पूछा जा सकता है।
तो हिंदुस्तान शिपयार्ड, DRDO एंड NTRO मतलब नाइट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना आर द टू न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द विच स्टेट फॉर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर। किसके, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है ये? तो बेसिकली लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। एक वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, बेसिकली खेती बाड़ी के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके लिए जो पैसे एलोकेट किए गए हैं दैट इज 120 करोड़ रुपीस। अब ये एज अ सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, बेसिकली लोन दिया जाएगा और बहुत ही माइनर अमाउंट पे ये लोन दिया जाएगा। अब जैसे नाम ही है आत्मनिर्भर, और वैसे आप ये समझ लो कि जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है ना आत्मनिर्भर, सरकार कहती भैया तुम हमारा पीछा छोड़ो, लोन लेना है लोन ले लो, हम दे देते हैं, हमसे मत कुछ मांगना, खुद पे डिपेंडेंट बनो, अपना काम करो, अपना खर्चा चलाओ। दूसरा जो यहाँ पे वर्ड है हॉर्टिकल्चर, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है जब आप बागवानी कुछ इस तरीके से करते हो, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस तरीके से फ्रूट्स सब्जियां उगाई जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए भी 60,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया है? थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, इसलिए चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले इस टाइप की पहल नहीं हुई थी। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अब ये प्रोग्राम है क्या? बेसिकली इसमें ऐसे बुजुर्ग लोगों से डिस्कस किया जाएगा हमारे हिस्ट्री के बारे में, या उनको यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा। बेसिकली जो लोग पैदा हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस में, मतलब अंग्रेजों के टाइम में जिन्होंने एटलीस्ट अपने लाइफ के 18 साल बिताए हैं, ऐसे बुजुर्गों को लाया जाएगा और उनसे अपने हिस्ट्री पे डिस्कशन थोड़ा किया जाएगा। बेसिकली एक तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए, देश के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, देश का सिनेरियो तब कैसा था, आज कैसा है, लोगों में थोड़ी सी देशभक्ति आए, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख के बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अ रूड लाइफ। इसको किसने लिखा है? वीर सांघवी ने। बेसिकली ये एक पत्रकार हैं और रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और ये एक तरह की स्टोरी है, इनकी मेमोरीज है इसमें, इस बुक में बहुत सारी मेमोरीज के बारे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अमिताभ बच्चन जी ने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, क्या सिनेरियो था, बहुत सारी सी चीज़ें हैं। कम्युनिज्म के बारे में लिखा है, मतलब जो भी इनका एक्सपोजर रहा है, क्योंकि पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपको पता ही है उस टाइप का जो एक्सपोजर है, सारी चीज़ें एक फ्रेगमेंट स्टोरी के टाइप में इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच नेशन हैज लॉन्च न्यू ग्रीन वीज़ा। तो इसका ऑप्शन है आपका UAE। अब ये आपको समझना है कि ग्रीन वीज़ा है क्या, न्यू ग्रीन वीज़ा जिसको हम कह रहे हैं। कुछ चेंजेज हुए हैं इसमें, इसलिए हम इसको न्यू ग्रीन वीज़ा कह रहे हैं। पहले आप ये समझ लो कि ग्रीन वीज़ा है क्या। तो अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई रिसर्चर इंडिविजुअल हो, आप कोई एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के, या फिर आप इन्वेस्टर हो, तो जो UAE है ना आपको अलग तरीके से अब ट्रीट करेगा। आपको एक अलग टाइप का वीज़ा दिया जाएगा कि आप UAE में जाके काम कर पाओ अपने एक्सपर्ट फील्ड में। अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप रिसर्चर हैं, तो जाके वहाँ पे कुछ आप इनपुट दे पाओ। आप मान लीजिए इन्वेस्टर हो तो जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओ। इससे पहले भी ये सारी फैसिलिटी थी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई इंडिविजुअल हो, किसी काम में एक्सपर्ट हो, आप जाके UAE में काम कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे आपकी जॉब छूट जाती है तो आप केवल 30 डेज वहाँ पे रह सकते हो। अभी उसको 90 डेज कर दिया गया, तो इस टाइप की फैसिलिटी दी जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार पहले ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये वीज़ा देती नहीं थी, नखरा करती थी, अब अचानक से इनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है? तो हृदय परिवर्तन का रीज़न है कि इनकी जो टोटल इकोनॉमी है, जो टोटल पैसा है, ये ऑयल सेक्टर पे डिपेंड करता था। इनके यहाँ आप देखोगे पैसे तो खूब हैं, बिल्डिंगें इन्होंने खूब बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बना लिया, बट इनका जो डेवलपमेंट, बेस डेवलपमेंट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनकी नहीं बढ़ी, इनकी R&D नहीं बढ़ी, कोई रिसर्च नहीं है, एजुकेशन का लेवल नहीं है, कोई आउटपुट ऐसा नहीं है जिसको ऑयल के सिवाय एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो टोटली ये डिपेंडेंट है ऑयल पे, और ऑयल की हालत आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की साइड मूव कर रही हैं। और समहाउ अगर मान लीजिए कि ऑयल का डिमांड बढ़ती है तो इनकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, एक तरह से क्रैश हो जाएगी। मतलब अब ये समझ लो कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है ना, जो नवाब बन के घूमते थे, इनका हालत कुछ वैसा ही है कि बाप ने कुछ बना के दे दिया है और उसको बेच बेच के ये खा रहे थे। यहाँ पे भगवान ने इनको तेल दे दिया था, इन्होंने खुद कुछ किया नहीं, उसको बेच बेच के पैसा आ गया इनके पास।
बट अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी लोग आएँ बाहर से, रिसर्च हमारा बढ़े, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमारे दूसरे सेक्टर के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, मतलब इन शॉर्ट जो हमारी दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो ग्रो हो। तो इसलिए ये बहुत सारे वीज़ा लॉन्च कर रहे हैं, ग्रीन वीज़ा, गोल्ड वीज़ा, ये सारा आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंडियन फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ द बायो ब्रिक्स फ्रॉम द एग्रो वेस्ट। बायो ब्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि बायोडीजल का नाम सुना था, अब पत्थर भी बनाए जा रहे हैं बायो से। और कौन सा वेस्ट है यहाँ पे, एग्रीकल्चर वेस्ट है। बहुत अच्छी बात है, अगर एग्रीकल्चर वेस्ट से धुआं के अलावा कुछ बनाया जा सकता है तो अच्छी बात है। आप तो देख ही रहे हो कि पराली जलता है तो दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो जाता है, बहुत बड़ा संग्राम खड़ा हो जाता है, किसान, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। अगर इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज है तो बहुत अच्छी बात है। ये काम किसने किया है, ये काम किया है IIT हैदराबाद के एक रिसर्चर ने, एक स्टूडेंट है। छोटी सी बिल्डिंग बनी है, ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ा इमारत खड़ा कर दिया गया है, बट ये अभी ठीक है, कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाया गया है एग्रो वेस्ट से बायो ब्रिक्स बना के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कोंगथोंग विलेज विच हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज। रिसेंटली इसको कहा गया है, कहाँ पे है भाई, ये है आपके मेघालय में। और इसकी कुछ तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। तो अभी जो UN है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि भाई एक बहुत बढ़िया विलेज है, आप जाके इसको विजिट करिए। चूंकि इंडिया का है इसलिए आपको इसका नाम जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज बीन चूजन एज द होस्ट नेशन फॉर G20 समिट इन विच ऑफ द अपकमिंग ईयर। कब चूज किया गया है इंडिया को कि इंडिया इसको होस्ट करेगा? तो इंडिया इसको होस्ट करेगा 2023 में। 21 में इटली किया था, 2022 में इंडोनेशिया, एंड 24 की बात करें तो इसमें करेगा ब्राजील। अब आपको समझना है G20 समिट मतलब G20 कंट्री जो हैं वो हैं कौन सी। तो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है ना, उनमें से एक है G20, या कह सकते हो सबसे ज़्यादा। दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश हैं वो सारे यहाँ पे हैं, मतलब 19 कंट्री हैं, और एक है कंट्रीज का ग्रुप जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पाकिस्तान है कि नहीं यहाँ पे, तो जी नहीं, पाकिस्तान नहीं है। आप खुश हो लो, हमको तभी खुशी मिलती है ना जहाँ पे पाकिस्तान नहीं होता है, हम उससे आगे होते हैं, क्योंकि चाइना से हम खुद को कंपेयर करते नहीं हैं, पाकिस्तान से कर करके खुश हो लेते हैं। खैर, खुशी का जो भी रीजन हो, खुश हो रहना चाहिए, और हमको कोशिश करना चाहिए कि यार हम थोड़ा सा चाइना को बीट करें। कब तक पाकिस्तान के चक्कर में पड़े रहेंगे? जो बिकने वाला है, अब बेचारा किसी तरीके से अपना भैंस और कार बेच के लोन चुका रहे हैं, मतलब उनकी बहुत ही खराब हालत हो गई है। खैर, यहाँ पे वो सारी कंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी जो इसका पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी कंट्रीज इसके पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंडिया के साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज दिख रही होंगी जो इसके पार्ट नहीं है। बाकी ये जो लाइट ब्लू में आपको दिख रहा है ना, ये यूरोपियन यूनियन वाले कंट्री हैं, और ये इंडिविजुअल कंट्री हैं जो इसके हिस्सा हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्पेस क्राफ्ट हैज कंप्लीटेड 9000 ऑर्बिट अराउंड द मून। किसने किया है भाई? तो ये किया है चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कब लॉन्च किया गया था इसको? जुलाई 2019 में, जिसके साथ आपने सुना होगा विक्रम लैंडर गया था, प्रज्ञान रोवर गया था भी साथ में। तो इसके पहले हमने चंद्रयान 1 भी किया था 2008 में, उसी के कंजुकेटिव हमने चंद्रयान 2 भी किया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, अभी इसरो ने अपना स्टेटमेंट निकाला था और कहा था कि चंद्रयान 2 ने इतने सारे ऑर्बिट कंप्लीट कर लिए हैं, और वहाँ पे उन्होंने मैग्नीज और कैल्शियम का पता भी किया कि यहाँ पे है। खैर, आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है। बहुत सारा डिस्कशन हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था, अभी नहीं करते हैं वो, सो आपको पता होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एंड द एक्सपर्ट कमेटी टू फ्रेम अ न्यू लॉ फॉर द ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। कौन इसको हेड कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसको हेड कर रहे हैं आपके VG सोमानी साहब। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? तो पहले तो आप देख के चौंक जाओगे कि अभी तक जिस एक्ट पे हम काम कर रहे थे वो एक्ट बना था 1940 में, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का ये एक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए हमारी सरकारों ने कुछ इस पर किया नहीं होगा। तो आप जान लो कि बेसिकली ये जो एक्ट होता है क्यों बनाते हैं, इसमें होता क्या है। तो जो भी ड्रग्स से रिलेटेड इशू हैं, जैसे कौन सा ड्रग्स मैन्युफैक्चर किया जाएगा, किस लेवल पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा,
कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसका मार्केटिंग कैसे होगा, रॉ मटेरियल कैसे एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बना के इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स रेगुलेशन इससे रिलेटेड इस बेसिकली एक्ट में बनाया जाता है। तो आप सोच के देखो कि हम कितना पुराना एक्ट यूज़ कर रहे थे ये सब ड्रग्स बनाने के लिए। भाई बहुत ज़रूरत थी इसको रिफॉर्म्स करने की, तो फाइनली गवर्नमेंट ने प्लान किया है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट आप इतना भी मत सोचो, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना छोटे मोटे क्लॉज उसमें ऐड करते रहते हैं, बट जब इतना पुराना एक्ट हो जाए तो छोटे मोटे क्लॉज ऐड करने से काम नहीं चलेगा, पूरे जो एक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ रैंकिंग ऑफ NIRF इंडिया रैंकिंग 2021। NIRF का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करती है इसको। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि ओवरऑल रैंकिंग में किसने टॉप किया है, तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है IIT मद्रास। बहुत सारे टाइप्स की रैंकिंग निकालते हैं, जैसे लॉ कॉलेज की रैंकिंग, मैनेजमेंट कॉलेज की रैंकिंग, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, रिसर्च की रैंकिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग, ढेर सारी रैंकिंग निकालते हैं। तो ओवरऑल की रैंकिंग में टॉप किया है आपका मद्रास ने, रिसर्च की रैंकिंग में टॉप किया है IISc बेंगलोर ने, वही टॉप भी करेगा, वहीं पे रिसर्च चलता है और तो कहाँ ही चलता है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ऊपर मद्रास है, उसके बाद फिर से बेंगलुरु है, बॉम्बे है, सारी IITs ही आपको नजर आ रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनीज। किसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, चूंकि काफी न्यूज में है तो आपको ध्यान रखना है। दैट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इन्होंने जवलिन थ्रो में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एवर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप at the national highway for the Indian Air Force planes has been launched in which state। कहाँ पे बनाया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश, क्या ज़रूरत है, कहाँ पे बनाया जाना चाहिए। हमको लड़ाई की जो डर है वो किससे है, चाइना से और पाकिस्तान से। चाइना थोड़ी ऐसी कंट्री है, मैच्योर है, वो हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तुरंत लड़ाई नहीं छेड़ देंगे, अग्रेशन दिखाएंगे। बट पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि तुरंत लड़ाई स्टार्ट कर दो। पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है। तो चूंकि पाकिस्तान को काउंटर करना है तो दो जगह इसको बनाया जाना चाहिए, या तो राजस्थान में बनाया जाना चाहिए या तो गुजरात में बनाया जाना चाहिए। हालांकि जो गुजरात और आपका जो पाकिस्तान है वहाँ पे इंडियन नेवी काम संभाल सकती है, तो एयरफोर्स की जरूरत इतना नहीं पड़ेगी। तो एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी कौन से बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, इसलिए इस स्ट्रिप को बनाया गया है राजस्थान बॉर्डर पे। आपको भुज मूवी अभी आई थी, आपको पता भी होगा, जब हमारा इंडो पाक वार हुआ था 1971 में, तो जो भुज की एयर स्ट्रिप थी उसको पाकिस्तान ने बम्ड कर दिया था, ठीक है। फिर हमारे फाइटर प्लेन उड़ ही नहीं पाए थे। फाइटर प्लेन की एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो आसमान में है तो उससे खतरनाक कोई नहीं है, अगर वो लैंड पे है तो बेचारा इतना गरीब होता है कि अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाता है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रिप ही नहीं है जहाँ से वो उड़ान ही नहीं भर सकता है तो बेचारा बन जाएगा, वो कुछ हो ही नहीं सकता उसका। तो इसलिए भाई हाईवेज बनाए गए हैं कि इन फ्यूचर अगर वॉर होती है तो हमारे पास हाईवेज भी रहें जहाँ पे हम फाइटर प्लेन को लैंड करा सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये हाईवे है आपका राजस्थान में, हाईवे 925, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन द पैरा ओलंपिक मेडल। कौन है, सुभाष एथराज जी। कहाँ के DM हैं ये, नोएडा के DM हैं, जिन्होंने बेसिकली क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि मेडल कौन सा जीता है इन्होंने, सिल्वर। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में जितने भी मेडल्स आए हैं, वो जो प्लेयर्स हैं कौन से सेक्टर में मेडल जीता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर टोटल मेडल की हम बात करें पैरा ओलंपिक में तो कितना हमने जीता है, 19 जीता है टोटल मेडल। 19 में 5 हमारे पास गोल्ड है, 8 हमारे पास सिल्वर है और 6 हमारे पास ब्रोंज है। यहाँ पे वो सारे नाम दे दिए हैं मैंने, ये गोल्ड आपको नजर आ रहा होगा, इनका नाम तो आप ध्यान रख लेना क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड भी जीता है, एक ब्रोंज भी जीता है। इनका नाम भी ध्यान रखना, इन्होंने भी 2 मेडल जीता है, एक सिल्वर जीता है और दूसरा ब्रोंज जीता है। बाकी ये गोल्ड मेडल हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनका नाम याद रखना। सिल्वर मेडल में भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, अगर सारा याद रखते हो तो वेल एंड गुड, सारा नहीं याद रखते हो तो एटलीस्ट जो गोल्ड मेडल वाले हैं और जिन्होंने 2 मेडल जीता है वो तो आप ध्यान रख ही लेना। बाकी ये सिक्वेंसली मैंने डाल दिया है, गोल्ड मेडल वाले कितने हैं, सिल्वर वाले कितने हैं और ब्रॉन्ज मेडल वाले कितने हैं। तो नाम अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, और किस गेम में जीता अगर ये भी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड।
किसने जीता है? तो ऑप्शन है आपका ए। ध्यान रखना इनका नाम, और ये हैं 12 ईयर ओल्ड, एक बच्चा है ये। बेसिकली इन्होंने किया क्या है, पहले आप ये जान लो कि ये अवार्ड देता क्या है। तो ये अवार्ड देता है एक्शन फॉर नेचर नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर में उन बच्चों को ये अवार्ड देते हैं जो बेसिकली इकोसिस्टम के लिए, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का काम है। अब ये जो बच्चा है अयान, इसने मुंबई पवई लेक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, पवई लेक के पास ये रहते हैं, और ये कहते हैं कि पहले पवई लेक का पानी पीने लायक था, गवर्नमेंट भी सप्लाई करती थी, बट अब वो इतना पोल्यूट हो चुका है कि पीने के योग्य नहीं है आफ्टर द रिफाइन। अब ये क्या है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसके साफ सफाई के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं। बेसिकली इनका प्रोजेक्ट भी है कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पवई लेक, तो बहुत अच्छा काम किया है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और उम्मीद करते हैं कि इनके जैसे हम भी अपने देश, अपने एनवायरनमेंट, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, अगर करना चाहते हैं। बाकी जो नहीं करना चाहता है वो तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।